बुढ़ापे में अकेले मरने की किस्मत से बचाने के लिए मेरे पिताजी ने लगभग जबरदस्ती ही एक जबरदस्त फिगर वाली औरत को, जो कोई और नहीं बल्कि एक सीईओ थी, मेरी पत्नी बनाकर मेरे पल्ले डाल दिया। हर महीने ठीक समय पर मेरे अकाउंट में जेब खर्च के तौर पर पूरे 10 लाख रुपए आ जाते हैं। मेरी पत्नी कभी घर नहीं आती और मेरे पास उसके पैसे उड़ाने के लिए हैं। ऐसी जन्नत जैसी जिंदगी किसे पसंद नहीं आएगी, यानी जब तक वह दिन नहीं आया। मैं सुबह 3 बजे तक अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। शराब के नशे में चूर मैंने अपने घर का दरवाजा खोला, ओ क्लिक मैंने लाइट जलाई और वहां वह थी, एक बेहद खूबसूरत हसीना, मेरे विशाल बिस्तर पर बड़े सलीके से बैठी हुई, बर्फ से भी ज्यादा ठंडी नजरों से सीधे मेरी तरफ घूर रही थी। तो आखिरकार तुमने घर आने का फैसला कर ही लिया। मैं तो डर के मारे उछल ही पड़ा। मैंने तुरंत घूमकर दरवाजा कसकर बंद किया, अपना फोन निकाला और 911 डायल करने के लिए तैयार हो गया। शेन शिंग हुई, यकीनन तुम ये नहीं भूले होगे कि मैं कौन हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अब तुम्हारी खैर नहीं। किसी के निजी घर में जबरदस्ती घुसना, कानूनी नतीजों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। शेन शिंग हुई, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। ओ हे भगवान, वह पत्नी जिससे तुम असल में कभी मिले ही नहीं। जब मैं बाहर थी तब तुम यकीनन अपनी जिंदगी के मजे लूट रहे थे। वह एक गहरे रंग के सिल्क के नाइट गाउन में बिस्तर पर बैठी थी। उसकी लंबी गोरी टांगें बड़े नजाकत से एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं। नहीं 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 नहीं, मैं तो बस आज दोस्तों के साथ बाहर गया था, थोड़ा आराम करने के लिए, और फिर महज एक इत्तेफाक से, हाँ, तुमने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा, जब तुम बाहर थी तब मैं एक बहुत ही नेक पति की तरह पूरी वफादारी से हमारे खाली घर की रखवाली कर रहा था। बेशक यह सब कोरा बकवास था। क्या ऐसा है डार्लिंग, इतने समय से तुम्हारे लिए यह सच में बहुत मुश्किल रहा होगा। तो फिर कैसा रहेगा अगर मैं आज से ही वापस आकर रहने लगूं? क्या? नहीं, ऐसा मत करो। क्यों? क्या तुम मुझे वापस नहीं चाहती? बेशक नहीं, बस बात यह है कि घर तुम्हारे ऑफिस से बहुत दूर है। मुझे चिंता थी कि रोज इतनी लंबी यात्रा करने से तुम थक जाओगी। अच्छा, अगर बात यह है तो तुम कल अपना सामान क्यों नहीं पैक कर लेती और मेरे साथ रहने क्यों नहीं आ जाती? ठीक है, इतने चौंकाने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनसे मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, आखिर उस मुंह से कैसे निकल सकते थे जिसका तापमान बिल्कुल सामान्य 37 डिग्री था? क्या मेरी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का सच में इतना अचानक अंत हो गया था? मीकाई का रवैया असामान्य रूप से दृढ़ था और मुझ में निश्चित रूप से उससे सीधे सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं फिलहाल बेमन से ही उसकी बात मानने को राजी हो गया। जब मैं नहा धोकर निकला तो मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि वह अभी तक सोई नहीं थी। उसने बिस्तर पर थपकी भी थी, मानो मुझे अपने पास बुला रही हो। मैं उसके बगल में लेट गया। बत्तियां बुझ गईं। मौके का फायदा उठाते हुए वह मेरी तरफ पलटी और मुझे कसकर गले लगाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। उसकी महक, एक ऐसी महक जो जानी पहचानी भी लग रही थी और फिर भी अजीब सी अजनबी, ने पल भर में मुझे पूरी तरह से घेर लिया। मैं पूरी तरह से अकड़ गया, लकड़ी के तख्ते जैसा सख्त। यह सच है कि हमने अपनी शादी की रात एक ही बिस्तर साझा किया था, लेकिन उस समय वह पूरी तरह से नशे में धुत थी, बेसुध होकर सो गई थी और जब तक मैं जागा वह बिना कोई निशान छोड़े वहां से जा चुकी थी। तो यह पहली बार था जब हम सच में एक साथ थे, दोनों पूरी तरह से होश में और एक ही बिस्तर पर। क्या उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वह हाल के दिनों में मुझे कितना नजरअंदाज कर रही थी? काफी सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे शायद उससे खुलकर ईमानदारी से बात करनी चाहिए। तो मैंने सावधानी से हाथ बढ़ाया और धीरे से उसकी बांह खींची। देखो, मैं समझता हूँ हमारी शादी सिर्फ एक बिजनेस डील के लिए हुई थी, इसमें प्यार मोहब्बत जैसी कोई बात नहीं है। सच कहूँ तो जब तुम घर नहीं आती तो मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं काफी आजाद मिजाज इंसान हूँ, इसलिए अगर तुम वापस नहीं भी आती तो भी कोई बात नहीं। मुझे तो सच में लगता था कि चीजें पहले जैसी ही ठीक चल रही थी। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मैंने इंतजार किया, ऐसा लगा जैसे सदियां बीत गईं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मेरे कानों में सिर्फ उसकी सांसों की धीमी और एक जैसी आवाज गूंज रही थी। जब मुझे पक्का यकीन हो गया कि वह सो चुकी है तो मैंने अंधेरे में टटोल कर अपना फोन ढूंढा। मेरा इरादा था कि अपने दोस्तों से सलाह लूं कि शादी के बाद मिली अपनी कीमती आजादी को मैं कैसे बचाऊं, लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब मैंने पाया कि उस औरत ने मुझे कसकर जकड़ रखा था। मैंने कितनी भी जोरदार कोशिश की, मैं उसकी पकड़ से छूट नहीं पाया। शायद मेरी हलचल कुछ ज्यादा ही तेज थी, क्योंकि ऐसा लगा कि मैंने उसे जगा दिया है। नींद के नशे में डूबी हुई उसने मुझे और भी ज्यादा अपनी तरफ खींच लिया। शी, आराम से, हिलो मत, कल सुबह मेरी एक मीटिंग है जिसके लिए मुझे जल्दी उठना है। उसकी आवाज किसी जन्नत की आवाज जैसी थी, बेहद सुकून देने वाली। मैं तो जैसे मदहोश ही हो गया था। मैंने घड़ी पर नजर डाली और देखा कि सुबह के 4 बज चुके थे। अब और हंगामा करने का कोई फायदा नहीं था। बेहतर यही था कि मैं भी सो जाऊं। मैंने सोचा था कि सुबह उठने पर मैं उससे ठीक से बात करूंगा, लेकिन अफसोस, मैं तो घोड़े बेचकर सो गया। मुझे पता भी नहीं चला कि वह कब चली गई। आखिर में दरवाजे पर किसी के जोर जोर से दस्तक देने की आवाज से मेरी नींद अचानक टूट गई। मिस्टर चेन, हेलो, मैं प्रेसिडेंट मी का सेक्रेटरी हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ आपके सामान को पैक करके ले जाने के लिए भेजा है। रुको, मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं गया? पूरी जानकारी के लिए मेरा सुझाव है कि आप प्रेसिडेंट ली को खुद फोन करें। काम पर लग जाओ। उसके हुक्म पर सामान उठाने वाले लोग मछलियों के झुंड की तरह अंदर घुस आए और मेरा सामान एक एक करके बाहर निकालने लगे। मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। मीकाई पर गुस्सा था कि उसने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, और इन लोगों पर तो और भी ज्यादा गुस्सा था कि उन्होंने बिना इजाजत मेरे सामान को हाथ लगाया। सब नीचे रख दो। अगर तुम्हें मेरा सामान चाहिए तो तुम्हें पहले मुझे यहाँ से हटाना होगा। मैं एक सूटकेस पर मजबूती से बैठ गया और अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। इसकी जगह इसे हटाओ। ये क्या बकवास है, कमीने। और बस अभी भी अपने पजामे में ही मैं उस सूटकेस पर किसी अजीब से मस्किट की तरह बैठा था और बिना किसी इज्जत के मुझे उठाकर मीकाई के आलीशान बंगले में ले जाया गया। जब मीकाई काम से लौटी और उसने मेरी यह बुरी हालत देखी तो वह हैरान रह गई। मैं मुस्कुराया, अपने बिखरे हुए बालों को ठीक किया, फिर उसे दीवार से सटा दिया। एक जोरदार हरकत जिसका मकसद उसे डराकर अपनी बात मनवाना था। देखो, हम यहाँ कोई अल्फा सीईओ वाला ड्रामा तो नहीं कर रहे हैं, है ना? इससे पहले कि तुम ऐसी हरकतें करो, क्या तुम्हें कम से कम मेरी राय नहीं पूछनी चाहिए थी? मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। क्या किसी को इससे कोई दिक्कत है? क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? नहीं? अच्छा। मेरे गुस्से और नाराजगी के ठीक उलट मीकाई बहुत अच्छे मूड में थी। उसने बड़े आराम से अपना कोट उतारा और मैं पूरी तरह से हैरान रह गया
जब मैंने उसकी पतली कमर देखी और उसकी शानदार काया सचमुच वहीं के वहीं मेरे टपकते हुए लार में डूबने ही वाली थी। मैंने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली, अपना जलता हुआ शर्म से लाल चेहरा हाथों से ढक लिया और छिपने के लिए पास के बाथरूम की तरफ भागा। वह कातिलाना काया, उसके फॉर्मल कपड़े और उसका शांत बेपरवाह अंदाज, उससे एक जबरदस्त साधुओं जैसी पवित्रता झलक रही थी। यह किसी भी मर्द को अपनी इंसानियत भुला देने के लिए काफी था। लेकिन फिर ठीक अगले ही पल मीकाई के चेहरे पर अचानक एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। अपनी कलाई को हल्के से झटकते हुए उसने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए और फिर बेझिझक आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और मेरे एकदम करीब आ गई। उसकी गर्दन से उसकी त्वचा की ताजी भीनी भीनी महक उठकर सीधे मेरी नाक में समा गई। एक अनदेखा सा दबाव मुझ पर हावी हो गया, जिससे मुझे अपनी आंखें कसकर बंद करनी पड़ी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या सोच रही हूँ? मैं घबराहट में चीख पड़ी, उसे झटके से पीछे धकेला और भागकर बाथरूम में घुस गई। जैसे ही मैंने दरवाजा जोर से बंद किया, मुझे दूसरी तरफ से उसकी हल्की बेबसी भरी हंसी सुनाई दी। आसाई, उसे मेरा वह निकनेम इस्तेमाल करते सुनकर क्या उसे सच में इतना ताना मारने की जरूरत थी? मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने ही कियांग को इस घटना के बारे में बताया और उसने इस बात पर मेरी जमकर खिंचाई की। उसने तुरंत तय कर लिया कि उसे उसी रात मुझे बाहर ले जाकर दुनियादारी सिखानी होगी। उस रात देर से जब सब कुछ शांत हो चुका था, मैंने तब तक इंतजार किया जब तक मीकाई गहरी नींद में सो नहीं गई। फिर अंधेरे में टटोलते हुए मैंने अपने कपड़े बदले, जूते हाथ में लिए मैं बस चुपके से बाहर निकलने ही वाली थी। लेकिन जिस पल मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर पड़ा, लिविंग रूम की बत्तियां जल उठी। मैं वहीं की वहीं जम गई, ठीक उस चोर की तरह जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया हो। तुम कहां जा रही हो? ओह, मैं तो बस कचरा फेंकने बाहर जा रही थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस बात पर यकीन करूंगी? कचरा फेंकने के लिए ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जा रही हो? अंदर वापस आओ और आराम करो। जैसा कि पता चला, मैं बेवजह ही ज्यादा सोच रही थी। जब उसने सोने की बात कही थी तो उसका मतलब सच में सिर्फ सोना ही था। उसने मुझे दोबारा गले भी नहीं लगाया। मुझे लगा कि शायद वह नाराज है, लेकिन फिर भी भले ही उसके मन में कुछ और चल रहा हो, लेकिन मेरे मन में तो यकीनन ऐसा कुछ नहीं था। खैर छोड़ो, ही चंग को इस बारे में पता चल गया। तुम्हारी पत्नी बहुत खूबसूरत है। वह तो खुद ही तुम्हारे ऊपर लट्टू हो गई थी और तुम सच में खुद को रोक पाए? शेन शिंगहुई, तुम सच में कुछ अलग ही चीज हो। शर्म और गुस्से से लाल होते हुए मैंने तुरंत फोन काट दिया। किस तरह का घटिया इंसान आधी रात को यह चर्चा करता है कि कोई लड़का काम के लायक है या नहीं? अगली सुबह जब मैं उठा तो यह देखकर हैरान रह गया कि मेरी सेक्रेटरी मेरे लिविंग रूम में बड़े सलीके से बैठी काम कर रही थी। तुम यहाँ क्यों हो? आपने ही तो मुझे आने के लिए कहा था। खास जानकारियों के लिए मेरा सुझाव है कि आप सीधे अपने बॉस को फोन करें। जब मैं नहा धोकर तैयार हो गया और बाहर जाने के लिए तैयार था तो मेरी सेक्रेटरी ने अपना लैपटॉप समेटा और ठीक मेरे पीछे पीछे चलने लगी। क्या तुम जा रही हो? क्या आप जा रहे हैं सर? क्या मेरे जाने और तुम्हारे जाने के बीच कोई जरूरी रिश्ता है? मैं तभी तय कर सकती हूँ कि मुझे जाना है या नहीं जब आप यह तय कर लें कि आपको जाना है या नहीं। बात खत्म। वह साफ तौर पर मेरी जासूसी करने के लिए यहाँ थी। मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। मैंने मिचाई का नंबर मिलाया। हे मिठाई, तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो? ये जासूसी नहीं है। क्या तुमने सच में मेरी जासूसी करने के लिए किसी को भेजा है? यह तो साथ देने के लिए है। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं ऐसा दिखता हूँ कि मेरा कोई दोस्त नहीं है कि तुम्हें मेरा साथ देने के लिए किसी को भेजना पड़े? उससे कहो कि वह अभी इसी वक्त वापस चली जाए। ठीक है, समझ गई। तुम हमेशा मुझसे 2 घंटे बाद वापस आने के लिए कहती हो। क्यों? खास तौर पर 2 घंटे ही क्यों? जब मैंने मिचाई को हमारी तरफ जॉगिंग करते हुए आते देखा ताकि वह सेक्रेटरी से आधिकारिक तौर पर शिफ्ट ले सके, तब मुझे एहसास हुआ उसे मुझ पर अकेले एक पल के लिए भी भरोसा नहीं था। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। हो सकता है मेरी पत्नी एक यान्डेरे हो। अभी घबराओ मत, मैं अभी ऑनलाइन जाकर इस बारे में सर्च करता हूँ। अगर कोई यान्डेरे आपसे प्यार करने लगे तो क्या करें? गुड लक। हाँ, गुड लक। ये टॉपिक आजकल सच में बहुत ट्रेंड कर रहा है। सच में? क्या मैं तुम्हारी कहानी को अपने हिसाब से बदलकर ऑनलाइन पोस्ट कर सकता हूँ? क्या तुम्हें पर्सनली इससे कोई दिक्कत नहीं है? मैंने सुना है कि माई ग्रुप में आजकल काम का बहुत ज्यादा बोझ है। क्या तुम्हें सच में इससे कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं। यह बात कि उसने ऐसे समय में सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए, यह दिखाता है कि वह तुमसे कितना गहरा प्यार करता है। मेरा रोने का मन कर रहा था, लेकिन आंखों में आंसू ही नहीं बचे थे। मैंने मन ही मन कल्पना करना शुरू कर दिया कि मीकाई मेरा गला घोंट रहा है, मुझे भागने नहीं दे रहा है और मैं डर के मारे कांपने लगी। मैंने तुरंत अपने पापा को फोन किया। पापा, क्या मैं तलाक ले सकती हूँ? प्लीज मुझे तुम्हें ब्लॉक करने पर मजबूर मत करो। पिताजी, प्यारे पिताजी, आपने बहुत मेहनत की है। पीछे हटने के लिए कोई जगह न बची थी, इसलिए मेरे पास सिवाय इसका डटकर सामना करने के कोई और चारा नहीं था। उससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए मैंने रिवर्स साइकोलॉजी, उल्टी चाल का एक जोरदार अभियान शुरू कर दिया। अगर उसे समझदारी पसंद थी तो मैं बेवकूफों जैसा बर्ताव करती। अगर उसे खुशमिजाजी पसंद थी तो मैं उदासी में डूबी रहती। अगर उसे दयालुता पसंद थी तो मैं एक खलनायिका बन जाती, क्रूर और दुष्ट। मुझे लगा कि वह जल्द ही मुझसे ऊब जाएगा, लेकिन ऊबने के बजाय उसने असल में मेरे साथ और भी ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। उसने मुझे गले भी लगाया और माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाया। ठीक उसी समय जब मैं निराशा और हताशा में डूब रही थी, मीका एक बिजनेस ट्रिप पर विदेश चला गया। फिर एक अहम मोड़ आया। ठीक अगले ही दिन यह खबर फैली तस्वीरों के साथ कि उसने पूरी रात किसी रहस्यमयी हैंडसम अजनबी के साथ बिताई थी। घर पर मैं खुशी के मारे उछल कूद कर रही थी। मैंने तुरंत अपने वकील को फोन किया ताकि तलाक के बारे में सलाह ले सकूं। मिस्टर चेन, शायद हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक यह खबर शांत न हो जाए। उसके बाद हम अपनी बातचीत जारी रख सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं आज शाम को आपके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी भेज दूंगा। मेरी पत्नी मुझे पैसे तो देती है, लेकिन घर से दूर ही रहती है। आखिरकार मुझे एक अपार्टमेंट भी मिल गया। क्या इस दुनिया में इससे ज्यादा संतोषजनक कुछ और हो सकता है? मैं ही कियांग को फोन करने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। भाई, आज रात बाहर चलकर पार्टी करते हैं। चलो इस बात का जश्न मनाते हैं कि आखिरकार मुझे अपनी आजादी वापस मिलने वाली है। क्या तुम सच में खुश हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो? बेशक मैं सच में खुश हूँ। बस किसी भी पल मैं आजाद हो जाऊंगा। इस बार शायद मैं सच में मिकाई से तलाक ले पाऊंगा। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी मैं कम से कम इस घटना को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ ताकि यह पक्का हो जाए कि वह फिर कभी मेरे करीब ना आ पाए। मेरी हंसी उस पल गायब हो गई जब मिकाई, जो सफर की थकान और बिखरे हुए हाल में लग रही थी, अचानक मेरे ठीक सामने आ गई। मिकाई वापस आ गई थी। मुझे जाना होगा, बाद में बात करते हैं। उसकी आंखें खून जैसी लाल और गुस्से से भरी हुई थीं।
वह पूरी तरह से अविश्वास भरी नजरों से मुझे घूर रही थी और तो और वह हैरानी के मारे 2 कदम पीछे भी हट गई। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुमने अभी जो कुछ भी कहा वह सच था? तुम्हें क्या हो गया है? बात बदलने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुमने अभी जो कहा वह सच था या झूठ? मैं सन्न होकर चुप हो गया और एक भी शब्द नहीं बोल पाया। उसकी आंखों में निराशा और गहरी होती गई और हर गुजरते पल के साथ बढ़ती गई। आखिरकार वह निराशा में मुड़कर चली गई और अपने पीछे दरवाजा जोर से बंद होने की एक जबरदस्त आवाज के सिवा कुछ नहीं छोड़ा। या शायद वह हमसे पूछ रही थी कि उसने जो सुना क्या वह सच था? मुझे नहीं पता। कितनी अजीब बात है, वह ऐसा बर्ताव क्यों करेगी? ज्यादातर संभावना यही है कि वह सच में उससे प्यार करती है। तो फिर वह सारी बात रात बाहर बिताने वाली? क्या तुम बेवकूफ हो? अगर उसे जैसे ही पहला मौका मिला वह सीधे घर तुम्हारी तलाश में भागी चली आई, तो इसका मतलब है कि ये जरूर कोई गलतफहमी रही होगी। लेकिन वह मुझसे प्यार क्यों करेगी? तुम यह सवाल बात के लिए बचाकर रख सकते हो। बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो और वहां जाकर उसे ढूंढो। अफवाहों में जिस हैंडसम लड़के की बात हो रही थी वह तो बस स्टाफ का कोई आम सा सदस्य निकला जो बस बीच में ही फंस गया था। जब सच्चाई सामने आई तो मैं ही अकेला कसूरवार बचा। गलती सिर्फ मेरी ही थी। मिकाई ने मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए थे। उसने मुझसे मिलने से साफ मना कर दिया। उसने तो सिक्योरिटी गार्ड्स को यह भी हिदायत दे दी थी कि वे मेरा चेहरा अच्छी तरह याद कर लें और मेरे साथ किसी वांटेड अपराधी जैसा बर्ताव करें। मेरे पास अपने भरोसेमंद सेक्रेटरी और राजदार जू चिंग से मदद मांगने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। भेष बदलने के लिए सफेद बालों वाली विग पहनकर मैंने गार्ड्स की नजरों से बचकर अंदर घुसने की कोशिश की। अरे जू दीदी, क्या आज आप अपने पापा को भी काम पर साथ लाई हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मैं अपने पापा को कंपनी घुमाने के लिए साथ लाई हूँ। मुझे लगा था कि मेरा यह छोटा सा नाटक कामयाब हो जाएगा, तभी अचानक तुमने जबरदस्त ताकत के साथ मुझे कसकर पकड़ लिया। ठीक उसी पल जब मैं अपने भेष में कामयाबी से अंदर घुसने ही वाला था, भले एकदम अनोखे अंदाज में मेरे ठीक बगल से गुजर गई। खास सूचना, इस डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के दौरान बिना इजाजत के किसी भी व्यक्ति का अंदर आना सख्त मना है। शू चिंग, तुम्हारे पास मेरी कॉफी लाने और उसे मेरी डेस्क पर रखने के लिए ठीक 3 मिनट है। अगर ऐसा नहीं किया तो कल काम पर आने की जरूरत नहीं है। ठीक अगले ही पल वह लिफ्ट में चढ़ गई। शू चिंग कॉफी शॉप की तरफ तेजी से भागी और मैं एक तेज नजर वाले सिक्योरिटी गार्ड की पकड़ में आकर ठीक दरवाजे पर ही रोक दिया गया। तुम सच में बहुत बेरहम हो, है ना? उसी दोपहर शू चिंग ने मुझे एक और खुफिया जानकारी भेजी। शाम 4 बजे माई चाय को एक क्लाइंट से मिलने के लिए इंपीरियल पैलेस पवेलियन जाना था। बिना पहले से रिजर्वेशन करवाए कोई भी इंपीरियल पैलेस पवेलियन में अंदर नहीं जा सकता। मैंने एक दोस्त से मदद मांगी और मी चाय के कमरे के ठीक बगल वाला प्राइवेट कमरा बुक करवाने में कामयाब रहा। लेकिन मैं शाम 6 बजे तक इंतजार करता रहा और फिर भी मी चाय का कोई अता पता नहीं था। मैंने जल्दी से एक मैसेज भेजा और शू चिंग से पूछा कि आखिर चल क्या रहा है। वे सच में वहां गए थे। अभी अभी किसी ने मुझे बताया कि उनकी मीटिंग खत्म हो गई है और अब वे वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने प्राइवेट कमरे से तेजी से बाहर भागा, लेकिन मुझे बस दूर जाती हुई उसकी कार की एक झलक ही दिखाई दी। कहने की जरूरत नहीं, यह बेशक मिकाई की एक और मास्टरपीस चाल थी। जल्दी करो और उसे अपना बना लो। मुझे अब और ज्यादा ओवरटाइम काम नहीं करना है। उसी समय दूसरी तरफ मेरे पापा का एक मैसेज आया जिसे देखकर मेरे दिल में मौत के फरमान जैसा खौफ पैदा हो गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस कुछ ही शब्द थे, फिर भी उन्होंने मुझे पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया। मिल गया, हमें मिल गया। यह दादाजी की बड़ी जन्मदिन की पार्टी है, हम पक्का वहां जाएंगे। मैंने अपना फोन नीचे रखा और पसीने से भीग गया। मीसाई का दिल जीतना अचानक बेहद जरूरी हो गया था। मैंने शू चिंग से कहा कि वह मुझे उस होटल की डिटेल्स भेजे जहां मीसाई अभी ठहरी हुई थी। उसने लगभग तुरंत ही जवाब दिया। उसके मैसेज में एक और लाइन लिखी थी, सर, यह जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मैं अपनी जान जोखिम में डाल रही हूं। आपको सच में अपनी पूरी जान लगा देनी होगी सर। मैं बस तुम्हें देख रहा हूं, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। शाम 7 बजे मैं होटल की तरफ भागा। मैं निकला तो सही, लेकिन रश आवर में जबरदस्त ट्रैफिक जाम में फंस गया। सर, मिसमी को एक जरूरी बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा है। वह पहले ही एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी हैं। शायद आपको अभी घर चले जाना चाहिए और जब वह वापस आए तब उनसे फिर से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। वह कब वापस आ रही हैं? 18 तारीख को। 18 तारीख को? वह तो शनिवार है, बिल्कुल भी समय नहीं है। मैंने कार का दरवाजा जोर से खोला और एयरपोर्ट की तरफ भागा। मैं अभी 100 मीटर भी नहीं भागा था कि मेरी सांस पूरी तरह से फूल गई। जल्दी से फैसला लेते हुए मैंने एक शेयर बाइक पकड़ी और तेजी से पैडल मारे। जैसे ही मैं भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक से बाहर निकला, मैंने एक टैक्सी रोकी। आखिरकार मैं डिपार्चर लाउंज पहुंच गया। वह वहां बैठी थी, हेडफोन लगाए हुए और वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मैं दीवार के सहारे खड़ा हो गया, सांस लेने के लिए हाँफ रहा था, जोर जोर से बेकाबू होकर सांसें ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे फेफड़े अभी फट जाएंगे। अचानक किसी के हाथों ने धीरे से मेरी पीठ थपथपाई, मेरी सांसें ठीक करने में मदद करने की कोशिश करते हुए। मैं हैरानी से जम गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और वह वहीं था। उसने अपना कॉल पहले ही खत्म कर दिया था, हेडफोन उतार दिए थे और चुपचाप मेरे पीछे खड़ा था, सीधे मेरी तरफ देख रहा था।